Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 3.2 part 1. So let's begin. See, in this particular topic, that is your 3.2, there are various other subtopics. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कास्ट सिस्टम के बारे में तो पढ़ना है ही है. इसके अलावा डोमिनेंट कास्ट, कास्ट मोबिलिटी, फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम क्या होता है, देन अबाउट द ट्राइब एंड द कास्ट कंटिन्यूम. ये सारे सब टॉपिक्स हैं दैट यू हैव टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक 3.2. एंड इन टुडेज लेक्चर आवर फोकस विल बी अपॉन दिस highlighted in your blue. तो हम कास्ट सिस्टम इन इंडिया के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. देन विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वर्ना एंड द कास्ट. एंड इफ़ यू हैव फॉलोड द लास्ट लेक्चर तो उसके अंदर हमने वर्ना सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करी है. एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर विल कंटिन्यू विद द वर्ना एंड कास्ट. इसके अलावा हम थ्योरीज भी देखेंगे. But apart from all these things, we have certain value additions, and these value additions are derived from your previous year questions. अगर आप बहुत दूर भी ना जाए, you just like take up the 2021 का question paper of मेंस 2021. तो इसके अंदर आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे that could be answered from this particular 3.2. एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आप यहाँ से डिराइव्ड मान सकते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. सो आई नीड नॉट टू टेल यू लाइक हाउ इम्पोर्टेंट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज. although it might sound very generic topic but it is a very important one अगर आप पेपर 2 पर्सपेक्टिव से बात करें, राइट. तो कास्ट सिस्टम के बारे में हमें थोड़ी बहुत पहले से पता है चीज़ें, बट विल ट्राई टू लेयर इट विद द एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज. तो इसी के साथ फिर हम शुरू करते हैं. When I say caste system in India, so you might think like, what is so new about it? We all have a fair idea about the caste system that is prevalent in India. हम सभी को पता है, right? But here we will try and understand the broader perspective of caste so that you are able to write a better answer. So जब हमने लास्ट क्लास के अंदर वर्ना सिस्टम के बारे में बात करी थी एंड वी हैव सीन कि ये जो वर्ना सिस्टम है आपका, इट इज़ मोस्टली बेस्ड अपॉन द ऑक्यूपेशन. आपके ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होता है एंड ऑल्सो जो कलर है लाइक द स्किन कलर, स्किन टोन, इसके ऊपर भी बेस्ड होता है, राइट. एंड दिस वॉज ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम. और जब हम आज कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो आपका कास्ट सिस्टम है, दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द लेटर वैदिक पीरियड विच इज फ्रॉम द 1000 BCE से लेके 600 BCE. इस टाइम पीरियड में आपका कास्ट सिस्टम का एवोल्यूशन शुरू हुआ. बिफोर दैट देयर वाज प्योरली द वर्ण सिस्टम व्हिच वाज प्रेवेलेंट. अब ये वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम के अंदर डिफरेंसेस क्या है, दिस व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस तो आपके लिए कास्ट सिस्टम को समझना थोड़ा और ज़रूरी हो जाएगा. ऑल्दो दिस इज़ अ एंटायर लिटरेचर, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको लिखने के लिए, बट फर्स्ट ट्राई एंड लाइक अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. सो जब आप वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये ऑक्यूपेशन और कलर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है ये मोस्टली बर्थ के ऊपर बेस्ड होता है. अब देन हाउ दिस वर्ण सिस्टम इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू द कास्ट सिस्टम. सो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि वर्ण सिस्टम के अंदर आपके 4 अलग अलग वर्ण थे जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था. आपके ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे एंड शूद्र थे, और इनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, राइट. They were supposed to do certain kind of an work. And of course इसका एक रीज़न ये भी था कि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे और हर कोई हर काम ना करने की बजाय सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो. यू कैन से लाइक अर्बन क्लैप उन्होंने बना रखा था एंड लाइक एवरीबडी वॉज असाइन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट जो समाज में लोग रह रहे हैं उनको किसी टाइप की परेशानी ना हो. अब इवेंचुअली क्या हुआ, अगर जो आपके मान लीजिए वैश्य वर्ण के लोग हैं या शूद्र वर्ण के लोग हैं तो ये कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ कर रहे थे. एक सर्टेन एक्टिविटी में आप मान सकते हैं लाइक सम वाज डूइंग द कारपेंट्री, समबडी वाज डूइंग द वर्क ऑफ एन आयरन स्मिथ, कोई सुनार था. तो इस तरीके के काम वो कर रहे थे. तो इवेंचुअली विथ जनरेशंस अब एक ही काम को आप बार बार हर जनरेशन में करेंगे तो यू हैव सर्टेन एक्सपर्टीज इनटू दैट. आप एक्सपर्टीज डेवलप कर लेंगे. अगर एक कोई लोहार है तो लोहार ने क्या किया, अपने बच्चे को उसने वही सारी काम की चीज़ें सिखा दी. अब उसने काम की चीज़ें सिखा दी, वो भी अपने भरण पोषण के लिए फॉर द लाइवलीहुड स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग. देन अगेन ही टॉट दैट पर्टिकुलर स्किल टू हिज सन, डॉटर, एनीबडी. तो इस तरीके से ये चीज़ें जो थी ना सॉलिडिफाई होती चली गई.
और इस सॉलिडिफिकेशन की वजह से इवेंचुअली आप देखेंगे धीरे धीरे कास्ट इवॉल्व हुआ, क्योंकि वर्नस तो आपके 4 ही थे, लेकिन जब आप कास्ट की बात करते हैं तो देयर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कास्ट। कास्ट बहुत सारे हैं, आप आज के डेट में अगर अपने हाथों में काउंट करने में बैठेंगे तो इट माइट नॉट बी वेरी feasible for you to like accounted for all the caste that is prevalent in India. बट ये कास्ट सिस्टम जैसे जैसे वर्ण से कास्ट में कन्वर्ट होने लगा, रिजिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ गई। जहाँ आपके वर्ण सिस्टम में आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में इवेंचुअली जा सकते थे, कास्ट सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे हुआ? अगेन जो सोशल ऑर्डर डेवलप होता गया जिस तरीके से, और जैसे जैसे लोग अपने एक पर्टिकुलर चीज़ों में ज़्यादा आप कह सकते कंफर्टेबल होते गए, तो उनको लगने लगा कि अगर एक आयरन स्मिथ है एंड ही इज़ डूइंग दैट फॉर जनरेशन, और एक दूसरा ब्राह्मण है हु इज़ डूइंग द वर्क ऑफ अ प्रीस्ट, अगर ये आयरन स्मिथ भी ये प्रीस्ट का काम करने लगे तो इसका तो काम चौपट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये रिजिडिटी कहीं ना कहीं डेवलप होती चली गई। ठीक है, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और जब हम बात करते हैं कि हिंदुइज्म ने कास्ट को जन्म दिया है, तो इवेंचुअली दिस इज ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। आप हिंदुइज्म से कास्ट को कहीं रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज आप अदर रिलीजन के अंदर भी जब देखेंगे तो देयर ऑल्सो एग्जिस्ट द कास्ट सिस्टम, और वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आपको ऑक्यूपेशन से होते हुए इवेंचुअली बर्थ जो होता है उससे रिलेट होता गया। यानी कि पहले जो वर्ण सिस्टम हुआ करता था, अल्टीमेटली वो आपके कास्ट सिस्टम में डेवलप हो गया, जो कि आपका बर्थ डिफाइन करता है, आपने किस परिवार में जन्म लिया है, दैट इवेंचुअली टेल्स यू व्हाट इज योर कास्ट सिस्टम। सो आई होप आपको ये ओवरव्यू जो है कास्ट सिस्टम का ये समझ में आ गया होगा। मैं आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। सो डू यू नो लाइक हु इज दिस लाइक सेज? डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा, इनके बारे में भी आपको नहीं पता होगा, बट यू कैन डेफिनेटली रिकॉग्नाइज दिस पर्सन। दिस इज नन अदर देन द भीमराव अंबेडकर, एंड वी ऑल नो अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? सो व्हेन यू से कि ये कौन है, तो बेसिकली लेट मी टेल यू, दिस इज द व्यास। और ये व्यास ऋषि जो थे, ही हैज़ रिटन महाभारत। और जब आप इनकी बात करें तो ही इज़ वाल्मीकि, और इन्होंने आपकी जो एपिक है रामायण वो लिखी थी। एंड अगर आप वेद व्यास की बात करें तो ही वॉज बोर्न टू अ शूद्र फैमिली, इनकी मदर वॉज अ फिशर वुमेन। और वहीं वाल्मीकि को जो पालन पोषण जिन्होंने किया था इनका, दैट वॉज हंटर्स। तो कहीं से भी ये दोनों ब्राह्मण फैमिली को रिलेट नहीं कर रहे थे, एंड स्टिल दे वेर हैविंग सच अ ग्रेट पोजिशन इन द सोसाइटी। और ये हम बात कर रहे हैं आपकी जब ऋग्वेदिक टाइम है उस पीरियड की, जब वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। तो अगर उस टाइम पे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता तो देन दीज पर्सन वुड नॉट हैव राइजन टू द लेवल दैट दे वर, राइट? वहीं आप जब बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो इन्होंने जो सिस्टम आज के प्रेजेंट डे मॉडर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता है उनको सहा है, ही हैज़ गॉन थ्रू दैट, एंड नॉट लाइक ही इज़ नॉट अलोन। अगर आप बहुत भी अदर प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करेंगे तो इवन ए आर रहमान की भी अगर आप कुछ पुरानी इंटरव्यूज उठा के देखेंगे तो ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि आज के प्रेजेंट डे में हो रहा है। बट पहले ऐसा नहीं था, बिकॉज जब हमने रिमेंबर जब वर्ण सिस्टम के बारे में बात करी थी तो देन वी टॉक्ड अबाउट वेरियस गुनाज। और वो गुनाज किस चीज़ पे बेसिस होते थे, आपके अंदर किस किस टाइप के गुण हैं, आप में सत्व है, आप में तमस है, रजस है, उन बेसिस पे डिसाइड होता था। लेकिन आज ये सारे बेसिस रिडंडेंट हो चुके हैं, इनके बेसिस पे नहीं होता है, इट्स जस्ट योर बर्थ दैट डिक्टेट्स, राइट? तो अब हम आगे चल के कास्ट के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं उनको देखेंगे। तो या बेसिकली दिस इज द थिंग कि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, इन्होंने वर्ण सिस्टम का जो कंसेप्ट था, इसमें जब आप गुना के बेस पर डिस्टिंक्शन करते थे उसको हटा के जाति का कंसेप्ट शुरू कर दिया है। एंड दिस इज जाति लाइक कास्ट जो आप बोलते हो, और अलग अलग जाति जो होती है, आयरन स्मिथ की जो हमने एग्जाम्पल लेके बात करी, कारपेंट्री की बात करी, कायस्थ जाति, ये जाति, वो जाति, बहुत सारी जाति होती है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दोज जातीज, ठीक है? तो ये वही सारी कंसेप्ट की चीज़ें हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। देन अलग अलग जो आपके स्कॉलर्स हैं इनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक जो हम इतनी टाइम से बातें कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, सो दैट आपके दिमाग में फिट बैठ जाए एंड यू आर बेटर लाइक एबल टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन। बट
सिंस हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमें यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं, देन यू शुड हैव समथिंग सब्सटेंशियल टू राइट दैट इज बीइंग सेड बाय वेरियस स्कॉलर, नोन पीपल, लर्न पीपल. तो अब आप ये वाली जो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं इनको उठा के लिख सकते हैं, ठीक है. तो इन्होंने भी वही बात की है, सबने अपने अपने व्यू पॉइंट से, लाइक कास्ट क्या है, क्लोज सिस्टम है एंड ऑल दैट थिंग. तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है. यू शुड जस्ट पॉज इट एंड लाइक हैव अ लुक ऑन टू इट कि किनकी क्या कहना था कास्ट सिस्टम को लेके. और ये अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट्स हैं एंड दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट डाउन. नाउ हम कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं. सो कास्ट सिस्टम एज अ होल हम बात कर रहे हैं, और इसी कास्ट सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं आपको वर्ण सिस्टम से डिरिवेशन मिलेगा, जाति, जो अलग अलग जाति की बात करते हैं. कास्ट सिस्टम में ही आपको गोत्र सिस्टम भी देखने को मिलेगा, और ये जजमानी सिस्टम है. ये जब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, देन विल सी दैट हाउ दिस जजमानी सिस्टम इज इवेंचुअली डिराइव्ड फ्रॉम द कास्ट हायरार्कीज ओनली, जहाँ पे आपके दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक कामिन और एक जजमानी, जहाँ पे एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट. और ये सर्विस प्रोवाइडर्स किस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, आपके कास्ट के बेसिस पे डिसाइड होते हैं. एंड दैट इज व्हाई दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर कास्ट सिस्टम. वहीं अगर आप अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाननी हैं कास्ट सिस्टम के क्या क्या होते हैं, तो ये मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रखा है, बट लेट मी टेल यू लाइक ब्रीफली. कास्ट सिस्टम जैसे हेरिडिटरी होता है, बिकॉज हमने देखा कि आपके बर्थ के ऊपर बेसिस होता है, राइट. और बर्थ के ऊपर बेसिस होने की वजह से इट फॉलोज द हेरिडिटरी सिस्टम, यानी कि एक जो बनिया है, बनिया का बेटा भी बनिया ही कहलाएगा, राइट. अगर कोई कायस्थ है तो कायस्थ का बच्चा कायस्थ ही कहलाएगा. इट गोज लाइक दैट. मराठा का मराठा है, सो एंड सो फोर्थ, राइट. इस तरीके से. और कास्ट सिस्टम के अंदर आपको इंडोगैमी देखने को मिलेगी, यानी कि वो अपने कास्ट से दूसरे तरफ शादी नहीं करते हैं. एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, आई डोंट रिमेम्बर पेपर 1 या पेपर 2 में था, खाप पंचायत से रिलेटेड था. तो अगेन खाप पंचायत जैसी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको ये जो टॉपिक है इससे ही डिराइव होके निकल के आएंगी. वाई सो? बिकॉज जब आप इंडोगेमी की बात करते हैं तो इंडोगेमी मीन्स कि आप एक अपने जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर शादी कर रहे हो, यू आर नॉट मैरिंग आउटसाइड दैट सिस्टम. और इस सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए एक कास्ट बेस्ड सिस्टम तैयार होता है, विच इज अगेन रेफर्ड टू एज खाप पंचायत. वो इसलिए होता है ताकि वो अपने जो कास्ट सिस्टम है उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनको इन्फोर्स कर सके. तो दैट इज हाउ लाइक काइंड ऑफ एन यू स्टडी थिंग्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें पढ़ी होती है उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, ठीक है. दूसरा, ये कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करता है, और यहाँ हायरार्की भी होती है, बिकॉज सर्टेन कास्ट कंसीडर टू बी लाइक द अपर कास्ट. कुछ कास्ट को आप लोअर कास्ट की तरीके से देखते हो. एंड अगर आप इवेंचुअली देखें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली भी आपको जो अपने बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कास्ट सिस्टम के बेनिफिट्स होते हैं, उनको लेने के लिए यू हैव टू शो दी थिंग्स कि ओके वी बिलोंग्स टू दिस एंड दिस कास्ट, and that is why we should get this and this kind of an you can say reservation or something like that. तो ये क्यों है? बिकॉज आपकी सोसाइटी में हायरार्की बेस्ड है. कुछ लोग अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनकी अलग प्रिविलेजेस होते हैं. कुछ लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, उनके अपने प्रिविलेजेस होते हैं. तो इस तरीके से हायरार्की क्रिएट करी गई है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपके खाने पीने के जो रूल्स होते हैं वो भी कास्ट सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे. ऑल्दो अगर आप इन सारी चीज़ों को साइड रख के प्रेजेंट या मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको कास्ट सिस्टम इंटैक्ट भी दिखेगा, बट इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट कास्ट सिस्टम टू बी डिसइंटीग्रेटिंग. कैसे? आज के डेट में इफ़ यू सी योर सेल्फ, यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड स्टेइंग एट सो एंड सो प्लेस, तो आप अपना सारा काम खुद करते हो. इवन लाइक क्लीनिंग योर वॉशरूम्स, आप अपने टॉयलेट्स खुद क्लीन करते हो, जो कि आज से अगर आप काफ़ी सालों पहले जाओ तो वहाँ पे देखोगे इट इज़ कंसीडर समथिंग टू बी इम्प्योर. आप टॉयलेट साफ करना इम्प्योर कंसीडर किया जाता था, और उसके लिए स्पेसिफिक लोग होते थे. सर्टन कास्ट पीपल आर नॉट सपोज टू डू इट, इवन दो वो आपका अपना टॉयलेट हो. गांधी जी के भी अगर आप जो लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे तो गांधी जी ने इस चीज़ पे इतना रीइंफोर्स क्यों किया स्वच्छता के ऊपर, क्लीनिंग हिज ओन टॉयलेट, बिकॉज ही वांटेड टू बस्ट दैट मिथ कि ये एक सर्टेन ग्रुप के लोगों का काम नहीं है, सर्टेन कास्ट के लोगों का काम नहीं है. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर सेल्फ क्लीन. तो ये कोई छोटे बड़े की बात नहीं है.
तो कुछ चीज़ों में आप देखेंगे डिसइंटीग्रेशन है, बट वहीं कुछ चीज़ों में आप देखेंगे कि वो आज के डेट पे काफ़ी इन्फोर्स्ड किया जाता है, एंड इंडोगेमी इज वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट। क्योंकि फूड और इन सारी चीज़ों में पहले तो ऐसे भी रूल्स हुआ करते थे। जब आप केरला की बात करें या तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे रूल्स हुआ करते थे जहाँ पे जो आपके सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट कंसीडर करते थे लोग, उनसे एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना होता था, 7 कदम 8 कदम, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हुआ करती थी जो अभी के डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, तो आपको उन सारी चीज़ों को मेंशन करना है, और नोट्स के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको डिटेल में कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। Now talking about the theories and the origin of caste system. सबसे पहली थ्योरी है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी. So basically this is nothing but the extension of the Varna system theory that we have seen. ये ट्रेडिशनल थ्योरी भी उसी के बारे में बात करती है, और मैं यहाँ बात कर रही हूँ उस थ्योरी की जिसके अंदर इट हैज़ बीन टोल्ड कि जो अलग अलग वर्णास हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स से आए हैं ऑफ ब्रह्मा, राइट। और इसके बारे में आपकी पुरुष सुक्ता ऋग्वेद के अंदर बताया गया था. दिस इज बीइंग सेड. नाउ एक चीज़ है दैट इज़ द एडिशनल ब्राउनी पॉइंट फॉर यू. जब आप इस चीज़ को लिख रहे हो, लाइक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म के लिए एक्सक्लूसिव है और किसी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आप ये सर्टन थ्योरीज के एग्जाम्पल्स को यूज़ करके भी अपनी बात को प्रूव कर सकते हो कि नो, दिस इज़ नॉट समथिंग यूनिक टू द हिंदुइज्म ओनली. ऑल्दो आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, बट आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये वाली थ्योरी को यूज़ कर रहे हो इन विच द ब्रह्मा इज बीइंग सेड टू बी द वन एंड द अदर वर्णास इज बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल दीज, तो आप यहाँ पे ब्रह्मा को एज अ मेटाफॉर देख रहे हो. एंड आई नीड नॉट टू टेल यू कि मेटाफॉर क्या है, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में ज़रूर इंग्लिश में पढ़ा होगा. तो ब्रह्मा को एज अ मेटाफॉर यूज़ किया गया है, और वहीं जो अलग अलग वर्णास हैं, जैसे आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, और इसके अलावा जो आपके अनटचेबल्स हैं वो, जिसको दलित या हरिजन्स भी कहते हैं. तो ब्राह्मण्स का मेन रोल एज अ प्रीस्ट और टीचर हुआ करता था, जो कि दिमाग से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग एसोसिएटेड विद द हेड. वहीं आपका क्षत्रिय जो कि वॉरियर क्लास था, प्रोटेक्टर था, तो जाहिर सी बात है वो हाथ से ही लड़ाई करेंगे, तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग लाइक डिनोटेड विद द हैंड्स. वहीं आपके जो वैश्य है, इन ये फार्मर, ट्रेडर, मर्चेंट्स, तो ये क्या एक जगह पे बैठ के तो काम कर नहीं सकते, दे हैव टू वॉक, गो अराउंड फॉर ट्रेडिंग, दैट इज व्हाई दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड विद दी आपके लाइक थाइज. वहीं जो आपके शूद्रास है, ये आपके फीट को एसोसिएट करते हैं बिकॉज दे वर द लेबरर्स. ऑल्सो दे वेर द बैलेंसिंग ऑल अदर थिंग्स. जहाँ ये अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, these are the Shudras who used to manage all the other affairs, and that is why they are being represented as the originated from the feet. और ये यूनिवर्सली आपको हर जगह एप्लीकेबल मिलेगा, जहाँ कहीं भी कास्ट सिस्टम में अलग अलग डिविजन्स होंगे इस तरीके के, ठीक है, जहाँ पे एक सर्टेन कास्ट एक सर्टेन जॉब को परफॉर्म कर रहा है. कास्ट और वर्ण की जब हम बात कर रहे हैं, तो अब इस ट्रेडिशनल थ्योरी में हमने ये तो जान लिया क्या था, कैसे था. तो अब इनका मानना ये है ट्रेडिशनल थ्योरी में कि इस तरीके से वर्णास आए, और जब इन वर्णास में आपस में इंटर मैरिज हुई, तो आपके जो कास्ट सिस्टम था, जाति सिस्टम था, वो ओरिजिनेट हुआ, ठीक है. तो आपको ट्रेडिशनल थ्योरी पता चल गई, इससे कैसे आपका कास्ट सिस्टम का रिलेशन है. It's basically about the intermarriages between the different varnas that eventually led on to the different caste system. और ये traditional theory eventually originally क्या थी वो हमने देख लिया, and how you can use this in answering question exclusivity of casteism to the Hinduism, वो भी आपने देख लिया है, ठीक है. दूसरी एक चीज़ और है, मतलब in addition to the like substantiating your view that it is not exclusive to Hinduism, जब आप बात करते हैं अलग अलग टेक्स्ट्स की, हिंदू टेक्स्ट की, हिंदू रिलीजन के टेक्स्ट की, हमने लास्ट क्लास में देखा था अलग अलग टाइप के टेक्स्ट होते हैं, उपनिषद होते हैं, वेदास होते हैं. तो जब आप वेदास, उपनिषद या किन्हीं भी चीज़ों की बात करेंगे, इनके अंदर आपको कास्ट सिस्टम का ऐसा जिक्र नहीं मिलेगा. कास्ट सिस्टम इज बीइंग इवेंचुअली लाइक राइजन टू अ लेवल जब आप मनुस्मृति और इस जैसे टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है. और ये मनुस्मृति वगैरह जिसको आप धर्मशास्त्र से भी कहते हैं, ये आपके ऋग वैदिक टाइम के काफ़ी बाद आई, ये सारे आपके लेटर वैदिक पीरियड्स का पार्ट हो जाते हैं. तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम इवेंचुअली आपके बहुत टाइम पहले से ही एग्जिस्ट करता था. तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू ऐड
so that it becomes easier for you to answer जब आप intermixing के questions answer कर रहे हो, ठीक है. Then talking about the another theory which is your racial theory. ये किस तरह से caste system के बारे में बताती है, हम वो भी देख लें. Racial theory is basically related with your Herbert Risley, जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ था. He was a census commissioner और इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशंस भी किए थे बेस्ड अपॉन दी रेसेस दैट एग्जिस्ट इन इंडिया. तो इनके हिसाब से ये मानना था कि जो कास्ट सिस्टम भी है वो भी रेशियल बेसिस पे ही है. जो आपके फेयर टॉल कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं दे वर ऑल बिलोंगिंग टू दी अपर कास्ट, और जो डार्कर होते हैं, फ्लैट नोज होते हैं, लो स्टैचर, शॉर्ट हाइटेड, दे वर ऑल बिलोंग्स टू दी लोअर कास्ट. ठीक है, तो ये बेसिकली रेशियल थ्योरी का कंसेप्ट कहता था. देन इसके अलग अलग क्रिटिसिजम्स भी थे बिकॉज जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम पे भी दे अगेन प्लेड देयर ओन कार्ड्स and try to divide the society based upon all these things. Although this is not like a deniable fact कि आपकी जो 19th century की जो टाइम था, like 18th और 19th century, because late 19th century से आप देखेंगे तो अलग अलग जो कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशंस शुरू हो गए थे, सोशल रेवोल्यूशंस आने शुरू हो गए थे. बट इवेंचुअली जब आप बात करते हैं 18th और 19th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रीडोमिनेंट था. And somewhat like Britishers also tried to like get benefited out of this, because जब Britishers आए तो उस टाइम पे they also needed cheap laborers. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उनके मिल्स बन रहे थे, फैक्ट्रीज बन रहे थे, they were laying down the railways. उसके लिए काम करने के लिए उनको वर्कर्स चाहिए थे. तो इवेंचुअली दिस लोअर कास्ट पीपल, सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल, they try to lure them and take them to the cities, from the villages to the cities. और इस वजह से जो एक आप कह सकते हो डिवीजन था ऑफ द लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मर्ज होने लगा था. लाइक द लोअर कास्ट पीपल ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग गुड अमाउंट, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया था. नाउ दे डिड नॉट नीड टू डू द मेजर वर्क इन द विलेजेस, अब वो भी अच्छा काम कर सकते थे. This eventually somewhat not felt right with the upper caste people, because उनको लगने लगा कि अगर ऐसी चीज़ें रही like the lower caste people keep on getting good jobs and earning money and raise their social standard, then eventually ये जो upper caste वाले लोग थे इनका तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान ही है, because इनका जो social stature है वो घट जाएगा. तो इसीलिए caste rigidity और ज़्यादा बढ़ती गई. ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं दैट यू शुड रिमेंबर एंड राइट इट डाउन. पॉलिटिकल थ्योरी, दिस इज बेसिकली सपोर्टेड बाय डॉक्टर G.S. घूरे. तो इनके हिसाब से द ब्राह्मण्स टू पुट देमसेल्व्स ऑन द हायर लैडर, जब उनको ऐसा लगने लगा कि उनकी जो पोजीशन है कहीं ना कहीं वो चैलेंज की जा सकती है बाय द so called lower caste people, then they started having this caste system or the caste hierarchy you could say. ठीक है, ताकि वो अपने आप को उस लैडर में, उस हायरार्की में ऊपर रख पाए. देन ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूफील्ड. तो इनके हिसाब से जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन द ऑक्यूपेशन दैट यू आर डूइंग. इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं वर्ण सिस्टम से रिलेट करे, बिकॉज वर्ण सिस्टम में भी हमने देखा था इट इज रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन, द काइंड ऑफ एन ऑक्यूपेशन दैट यू डू. सो इन्होंने एक काफ़ी सिंपल सी थ्योरी दी है, ऑल्दो इट्स नॉट इंटायरली द ऑक्यूपेशनल थ्योरी और द ऑक्यूपेशन विच डिसाइड्स द कास्ट, बिकॉज हमने देखा है कास्ट में बर्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो दिस यू कैन राइट इन द क्रिटिसिज्म, जब आप ऑक्यूपेशनल थ्योरी की क्रिटिसिज्म लिख रहे हो उसमें आप लिख सकते हो. ठीक है, तो इनके हिसाब से जो अलग अलग ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पे कास्ट डिसाइड होता है. ऑल्दो इट इज़ ट्रू, बट इवेंचुअली अगर आप वो मान लो एक जो ब्लैक स्मिथ है, इसके बच्चे ब्लैक स्मिथ का काम नहीं भी कर रहे हैं, इवन देन ऑल्सो दे विल बी कंसीडर ब्लैक स्मिथ, चाहे वो IIT से पढ़ ले या और कहीं भी चले जाए, राइट. तो इट मेक्स हिम द ब्लैक स्मिथ ओनली. तो इसीलिए ये थ्योरी के क्रिटिसिज्म्स के अंदर आप लिख सकते हो. नाउ एवोल्यूशन थ्योरी की अगर बात करें तो एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से जो आपका कर्म है और जो धर्म है दैट बेसिकली एक्सप्लेन्स द कास्ट सिस्टम. अब ये कैसे होता है, तो ये इस तरीके से, तो बेसिकली जो आपके कर्मा हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप अपर कास्ट में जाओगे या लोअर कास्ट में जाओगे. और जब हम कर्मा की बात करते हैं तो वी ऑलरेडी स्टडीड पुरुषार्थ, जब हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स देखे थे, तो उसके अंदर हमने देखा कैसे आप अच्छे कर्म कर सकते हो व्हेन इन द डिफरेंट लाइक स्टेजेस ऑफ द लाइफ. और ये जो कर्म की बात है ये इवेंचुअली आपकी जो प्रीवियस बर्थ है कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड होती है. ऑल्दो आप जो आज के डेट में अभी के बर्थ में काम कर रहे हो उससे होती हैं, बट जो आपका कास्ट होगा वो डिसाइड होगा आपकी प्रीवियस बर्थ के ऊपर.
ठीक है, तो ये एवोल्यूशन थ्योरी के अंदर बात की गई है। इन रिलीजियस थ्योरी विच इज़ गिवन बाय होकर्ट CS, तो इनके हिसाब से जो अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, जो भी लोग जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करते थे उन बेसिस पे उनका जो कास्ट है वो डिसाइड होता था। जैसे कि अगर आपके ब्राह्मण्स हैं, वो जो यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं, और जो प्रीस्ट है जो आपके हिम्स लाइक रिसाइड कर रहे हैं, तो दोज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी दी अपर कास्ट, एंड दोज पीपल हु आर डूइंग दी अदर वर्क्स, जैसे कि आपके सैक्रिफाइसेस करना या उस जैसी चीज़ें, या फ्लावर्स इकट्ठा करना, तो दे वर कंसीडर्ड टू बी अमंग्स दी लोअर कास्ट। तो इस तरीके से इन्होंने डिविजन्स किए थे। नाउ एक क्वेश्चन पूछा गया था लुइस डिमॉट पे, तो इनके हिसाब से कास्ट सिस्टम कैसा था, तो ये मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, बट लेट मी टेल यू लाइक इन ब्रीफ कि व्हाट ही हैज़ टू थिंक अबाउट कास्ट। तो इनके हिसाब से कास्ट एक ऐसा सिस्टम था जो कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एज वेल एज रिलीजियस बेसिस पे डिसाइड होता था, बट इसमें रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था इन द डिवीजन ऑफ कास्ट। तो ऐसा इनका मानना था। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में डिटेल में बात करी थी, एंड दैट इज़ वाई इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था 2013 में। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म में यूनिक है या नहीं। तो ये तो हमने शुरू से ही बात कर ली है कि हिंदुइज्म में ही कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, देयर आर द रिलीजन ऑल्सो वेयर कास्ट एग्जिस्ट। तो हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम किस तरीके का होता है उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कास्ट लुक लाइक इन द अदर रिलीजन। इस्लाम के अंदर भी आपको कास्ट डिविजन्स देखने को मिलेंगे, और ये कास्ट कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो अशरफ्स होते हैं, दे वर कंसीडर्ड अमंग्स दी हायर कास्ट, जिनको आप कह सकते हो। और इन अशरफ्स के अंदर भी अलग अलग सब कास्ट होते हैं, विच इज़ योर सैयद, शेख, मुगल्स एंड पठान्स। अब ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जो आपके जो यहाँ पे अशरफ्स है, दे वर कंसीडर्ड अमंग्स दी हाईएस्ट ऑफ द कैटेगरी। उसके बाद आते हैं आपके अतरफ्स, तो ये कहीं ना कहीं मिडिल में आते हैं, और नीचे में आते हैं आपके अजलफ। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अजलफ जो कि नीचे आते हैं, ये जो मिड वाले हैं दिस इज अतरफ, और जो ऊपर वाले हैं वो हो गए आपके अशरफ। ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिविजन गोज इन योर इस्लाम। अब इनके अंदर भी ये जो आपके अशरफ कैटेगरीज है, इसमें हमने देखा यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी सब कास्ट है, लाइक सैयद, शेख। तो ये जो सैयद्स है, दे वर कंसीडर्ड अमंग्स दी टॉप क्लास, आप जिसको कह सकते हो। अपर कास्ट में भी इनका दर्जा सबसे ऊपर है। ठीक है, समथिंग लाइक यू कैन रिलेट विद, जैसे हम हिंदुइज्म के अंदर देखते हैं कि ब्राह्मण्स आर द काइंड ऑफ एन वन हु इज एट द टॉप, उसी तरह से यहाँ पे सैयद्स को टॉप पे माना गया है। और ये जो सैयद्स है, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद। जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके डिसेंडेंट्स ही आपके सैयद्स कहलाए। और ये भी जो सैयद्स थे, ये स्पेसिफिकली जो आपके हुसैन इबन अली थे, विच इज़ द ग्रैंडसन ऑफ द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद, उनके डिसेंडेंट्स हैं। और जो आपके हुसैन इबन अली के एक जो ब्रदर थे, विच इज़ हसन इबन अली, इनके जो डिसेंडेंट्स कहलाए वो शरीफ्स कहलाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी अलग अलग डिविजन्स है बेस्ड अपॉन देयर लीनिएज, कि वो किस लीनिएज को बिलोंग करते हैं। और जो आपके जो ये अजलफ वाली कैटेगरी है, इन अजलफ कैटेगरी को आप जो सबसे लोअर कास्ट है, जो हिंदुइज्म में आप जिसको शूद्रा से रिलेट कर सकते हो, ये उनमें कैटेगराइज होते हैं। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन आपको इन्हीं अजलफ कैटेगरी में मिलेगी, और बाकी के जो 15% है, दे वो अमंग्स दी हायर कास्ट। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी लाइक एज वी हैव स्टडीड इन द हिस्ट्री, like the Christian missionaries came and they eventually converted many of the people, and those people were like amongst the various caste। काफ़ी सारे वो जो आपके शूद्रास बोलते हैं उनको बिलोंग करते थे, दलित्स थे, एंड दे वर दी सो कॉल्ड अपर कास्ट ऑल्सो। तो इन कन्वर्ट्स को अलग अलग नामों से जाना गया, और उनकी भी सोशल पोजीशन अलग अलग थी। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके हिंदू ब्राह्मण्स थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। वहीं जो आपके क्षत्रिय और वैश्य, जो क्रिश्चियन नोबलमैन बन चुके थे, दे वर नोन एज द चैल्डोस। और वहीं जो क्षत्रिय वैश्य जो नोबलमैन नहीं थे, उनको भी अलग अलग नामों से लाइक गॉडोस से उनको बोला जाता था। एंड देन शूद्रास को शुदीर्स कहा जाता था, और जो दलित्स थे, विच इज़ अगेन नॉट इन दी फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम, उसके जो बाहर की कैटेगरी के हैं, दे वर नोन एज द महार और चमार्स।
ये इनसे डिनोट किया जाता था, ठीक है। तो दीज आर अमंग्स द क्रिश्चियनिटी। इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ भी की गई हैं विच आई हैव मेंशन्ड अबाउट दी नर्मदेश्वर प्रसाद। इन्होंने स्टडी की थी अबाउट द कास्ट अ मिथ ऑन रियलिटी। तो इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो केरला में क्रिश्चियंस थे उनमें भी अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशंस है, बिकॉज हमें पता है केरला में भी आपको बहुत सारे क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स में बहुत सारे क्रिश्चियन के लोग आपको देखने को मिलेंगे क्रिश्चियनिटी के। सो केरला के अंदर क्रिश्चियनिटी में भी स्ट्रैटिफिकेशन है विच इज़ योर जेकोबियन, सीरियन, प्रोटेस्टेंट एंड लैटिन। और इन डिविजन्स की वजह से भी यू कैन समवट रिलेट इट विद द कास्ट सिस्टम एज वेल। वहीं एंड्री बेटल ने कुछ स्टडीज़ करी थी बिकॉज शी हैज स्टडीड इन इंडिया फॉर द कास्ट मैरिज, पे इन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की हैं। तो इन्होंने तंजावुर में जो स्टडीज़ करी अपॉन दी कास्ट सिस्टम, तो इनके हिसाब से जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के डिस्क्रिमिनेशन थे। जो क्रिश्चियनिटी में लोअर स्ट्रैटा के अंदर आते थे जो भी कास्ट, उनके जो सिस्टम्स थे, चाहे वो बैप्टिज्म का जो उनका प्रोसीजर हो, चाहे कुछ फ्यूनरल के टाइम पे क्रिश्चियनिटी में एक बेल रिंग की जाती है फ्रॉम द चर्च, तो ये सारे सिस्टम्स आपको जो लोअर कास्ट थे क्रिश्चियनिटी के अंदर उनमें देखने को नहीं मिलते। बैप्टिज्म का उनका अपना एक अलग प्रोसेस होता था, कई बार चर्चेस भी अलग अलग होते थे। तो ये सारे सिस्टम्स इन्होंने देखे थे अपॉन द क्रिश्चियनिटी। वहीं अगर आप बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म जो हमने अभी तक बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा है, तो बुद्धिज़्म में इक्वालिटी के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। बिकॉज जो 6th सेंचुरी में आपके बुद्धिज़्म की राइज हुई थी, बुद्धिज़्म और इवन जैनिज़्म, तो दैट वाज बिकॉज कि उस टाइम पे आपकी जो जो हिंदू सोसाइटी है उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें थी दैट वाज नॉट वेरी सूटेबल फॉर एवरीवन। इट वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी, तो पीपल वांटेड अ काइंड ऑफ एन like path where they can go and pursue their life in a very peaceful manner. तो वहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म में उन्हें वो पाथ दिया था, ऑल्दो दे एम्फेसिस अपॉन द इक्वालिटी, बट बुद्धिज्म ने कहीं पे भी आपकी जो कास्ट है उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया था। तो एक टाइप का सोशल सिस्टम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और इवन आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे तो जो आपके श्रीलंका, तिब्बत, जापान, इवन इंडिया में जो लद्दाख में बुद्धिस्ट है, वहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के डिविजन्स देखने को मिलेंगे इन द सोसाइटी, इन दिस पर्टिकुलर रिलीजन। तो अब अगर बुद्धिज्म रिलीजन में आप अलग अलग डिविजन्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल जो आपकी बेड़ा कम्युनिटी है जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी, लद्दाख रीजन में देखने को मिलेगी। नाउ अब ये जम्मू कश्मीर का तो पार्ट नहीं रही है, ठीक है, लद्दाख ये अपने आप से एक अलग रीजन है, तो ये आप एडिट कर लीजिएगा। तो अब ये जो लद्दाख रीजन की एक कम्युनिटी है, तो इनमें भी आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंस इन सोशल स्टेटस देखने को मिलेगा। दे आर काइंड ऑफ एन कंसीडर्ड एज अनटचेबल ग्रुप। जब भी एक कोई फंक्शन होता है, कुछ ऑर्गेनाइज होता है वेयर लाइक डिफरेंट कास्ट पीपल गेट टुगेदर, तो वहाँ पे इनके जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं और लाइक द यूटेंसिल्स एंड एवरीथिंग दैट इज़ ऑल्सो सेपरेटेड बिकॉज इनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं जापान में आपको पता होगा कि एक जो बुद्धिज़्म के अच्छे खासे आपको लोग देखने को मिलेंगे हु फॉलो दिस बुद्धिज़्म रिलीजन। तो यहाँ पे एक कम्युनिटी है विच इज़ नोन एज द बुरा क्यूमन कम्युनिटी। तो इस बुरा क्यूमन कम्युनिटी में भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा इन कंपेयर टू द अदर कम्युनिटीज़। वहीं थाईलैंड में भी एक कम्युनिटी है विच इज़ नोन एज द प्री कैरिगेट। तो इनको भी एक तरीके से एक लोअर स्ट्रैटा पे रखा जाता है इन दी बुद्धिज़्म रिलीजन। वहीं जैनिज्म की अगर आप बात करें तो जैनिज्म में मोस्टली आपको हिंदू वाला जो कास्ट फोल्ड सिस्टम है वो फॉलो होता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे भी अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी अलग अलग सोशल पोजिशंस हैं। जैसे कि आपको जैन के अंदर भी अराउंड 110 या इससे भी ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ देखने को मिलेगी, और इन कम्युनिटीज़ को आप रीजन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। और इन कम्युनिटीज़ में भी जैसे मैंने आपको बताया हिंदू का जो कास्ट सिस्टम है या जो आप वर्ण सिस्टम इवेंचुअली बोलते हो, तो उस वर्ण सिस्टम से कहीं ना कहीं डिवाइडेड है और उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो आई नॉट रीड आउट ऑल द नेम्स कि अलग अलग कौन कौन सी कम्युनिटी कहाँ पे है, यू कैन रीड आउट इट फॉर योर ओन सेक, और एक दो आप एग्जाम्पल्स जो आपको ईजिली याद हो जाए या आपके अपने रीजन के हो उतने एग्जाम्पल्स तो आप एटलीस्ट याद कर लें। वहीं जब आप सिखिज़्म की बात करते हैं तो सिखिज़्म के अंदर आपको वर्ण से मिलता जुलता एक वर्ण का जिक्र मिलता है इन देयर लिटरेचर्स, और जाति जिसको आप कहते हैं लाइक इन दी जनरल टर्म्स, उसकी जगह पे जट एक वर्ड यूज़ होता हुआ मिलता है। तो इसके अंदर आपको जो ये वर्ण सिस्टम और जो वर्ण जिसको बोलते हैं इट्स बेसिकली काइंड ऑफ इन क्लास सिस्टम इन सिखिज़्म। वहीं जो आपकी जाति या जट है इसको आप कास्ट सिस्टम से
सिनोनिम कर सकते हो, लाइक दिस इज सिमिलर टू दैट. और सिखिज्म मोस्टली जब आप बात करें लाइक दी बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म, जो भी उनके प्रीचर्स रहे हैं, लाइक इन दिस केस जो आपके गुरु नानक थे, ही नेवर कॉल्ड आउट फॉर दिस हायरार्कियल सिस्टम, बिकॉज कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं हायरार्की आ जाती है. तो इन्होंने इस चीज़ को कभी प्रोपोगेट नहीं किया था. ही नेवर वांटेड सच अ काइंड ऑफ डिविजन्स, बट eventually you will see with time there is some kind of an segregation that also exists in Sikhism. और आज के डेट में आपको जो खत्रीज, अरोड़ाज, ऐसे जो सिखिज्म्स है, दे आर ऑन द अपर स्ट्रैटास. और यहीं आपको सिख भी जो अलग अलग कैटेगरीज है उसमें भी देखने को मिलेंगे. लाइक देयर आर सर्टन सिख हु वेयर दी पगड़ीज एंड देयर आर सर्टन सिख्स जो पगड़ी नहीं पहनते हैं, तो वो भी उनके अपने रिलीजियस नॉर्म्स होते हैं बेसिकली. लेकिन इसके अलावा भी जो खत्रीज, अरोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़े से आपको अपर स्ट्रैटा पे देखने को मिलेंगे. वहीं मजहबीज, रविदासीज, ये जो है ये आपको लोअर स्ट्रैटा में देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ सिखिज रिलीजन और कास्ट बेसिस पे अगर आप बात करें तो. Now let's talk about another value addition, which is your caste and the land ownership. Basically the correlation between these two. So अगर आप आगे की बात करें, जो हम आगे के लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं अबाउट द डोमिनेंट कास्ट, उसके अंदर भी ये कोरिलेशन आपको बहुत काम आएगा. सो यू कैन गेट दी फॉलो पॉइंट्स एंड यू कैन राइट एन आंसर बेसिकली, जैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. सो बेसिकली क्या कास्ट और लैंड ओनरशिप में कोई कोरिलेशन है? So when you see about the studies which is being done upon these two correlation to establish the correlation or to deny, तो ज़्यादातर में यही देखा गया है कि they do have a kind of in correlation. So now when you know, like it's so easy to say कि correlation है, then how you are going to substantiate it with points? Of course with the studies which is being done. तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको अलग अलग स्टडीज कोट करनी है, और इस टॉपिक को डील करने के लिए मैंने भी वही किया है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू टेक द लीड फ्रॉम हियर एंड राइट डाउन द आंसर. सो बेसिकली जब एम.एन. श्रीनिवासन ने अपनी विलेज स्टडीज़ जो करी थी, इन्होंने काफ़ी सारे विलेज स्टडीज़ कंडक्ट किए थे, तो उसके अंदर जब इन्होंने विलेज स्टडीज़ कंडक्ट करी, देन ही नोटेड डाउन अ काइंड ऑफ एन लाइक यूनिफॉर्म पैटर्न, जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पे जो आगे जो हायरार्की में ऊपर एग्जिस्ट करते थे, जो भी ग्रुप, जो भी कास्ट, दे हैव देयर सर्टेन राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस विच इज अगेन मोर देन द लोअर कास्ट. यानी कि certain kind of a distinction exists between the upper caste and the lower caste in the villages which he has studied. वहीं जो आपके दूसरी स्टडीज़ की गई थी बाय दी शिव कुमार एंड लिव कुमार, जो कि तमिलनाडु के विलेजेस में की गई थी, तो इन्होंने बेसिकली ये देखा कि वहाँ पर जो अपर कास्ट को बिलोंग करने वाले दिस कास्ट विच इज़ हैविंग द 59% शेयर इन दी लैंड्स, और ये या तो लैंड होल्डर्स थे या तो रिच पीजेंट्स थे. वहीं अगर आप लैंड होल्डर्स और रिच पीजेंट्स की बात करें तो ओनली 4% ऑफ द पल्ली कम्युनिटी पीपल विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द अनटचेबल कास्ट, दे वर अमंग दिस. यानी कि जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी रिच, वहाँ पे जो शेयर है, मेजॉरिटी शेयर किसके पास है? आपकी जो अपर कास्ट ग्रुप है उसके पास है. अनटचेबल्स जो कहलाते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत शेयर है, बट वो नेग्लिजिबल है इन कंपेयर टू दी अपर कास्ट पीपल. ठीक है. वहीं एक और चीज़ इन्होंने नोटिस करी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, दे वर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दी एग्रीकल्चर लेबरर्स. वहीं जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स की आपकी परसेंटेज थी इन दी पल्ली कम्युनिटी विच इज़ दी अनटचेबल, ये 42% के अराउंड थी. सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दी डिस्टिंक्शन. राजस्थान के विलेजेस में स्टडीज़ की गई थी बाय के.एल. शर्मा. इन्होंने भी यही सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जहाँ पे आपके जो लोअर कास्ट थे उनका शेयर इन दी रिच पीजेंट्री हो गया या लैंडलॉर्डिज्म हो गया, उनमें काफ़ी कम था. वहीं एग्रीकल्चर या लेबर इन टाइप की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था. तो ये कुछ स्टडीज़ आप मेंशन कर सकते हैं. ऑफकोर्स एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपने जो स्टडीज़ किए थे विच इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, इसके अंदर इन्होंने 4635 कम्युनिटीज़ को स्टडी किया था. तो इन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया विच वॉज कि जितने भी आपके हाईली प्लेस्ड कास्ट थे, यानी कि सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, दे हैव अ सर्टन हायर पोजिशन इन द रीजनल एंड द सोशियो रिचुअल हायरार्की, एंड दे हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. यानी कि उनके पास लैंड भी था, उनको सोशल रिचुअल्स में अपर हैंड भी मिलता था, और नॉन कमर्शियल रिलेशन विद अदर कम्युनिटीज ऑफ इंफीरियर स्टेटस.
यानी कि नॉन कमर्शियल उनका रिलेशनशिप था अदर स्टेटस के साथ, जो कि आपको हर एक कम्युनिटीज़ जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करती है उसमें देखने को मिलेगा, ना कि हर एक बट मेजॉरिटी एटलीस्ट। वहीं लोअर कास्ट के भी कुछ पैटर्न्स इन्होंने ऑब्जर्व किए थे कि इनमें आपको पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी, इनमें डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ दिखेगा, प्योरिटी पोल्यूशन वाला कंसेप्ट इनमें लागू हो रहा था, और इनकी जो अनक्लीन ट्रेडिशनली अनक्लीन एक्टिविटीज़ कही जाती है, मोस्टली यू कैन से द मैनुअल स्केवेजिंग एंड सो फोर्थ, ऐसी एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादातर तो क्या मतलब मोस्टली आपको लोअर कास्ट में ही देखने को मिलेगी। इट्स कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट इन द अपर कास्ट। तो ये सारी स्टडीज़ आप इजीली कोट कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ यू कैन वैलिडेट द पॉइंट। Now at the end, let's discuss about the caste and politics. See, basically, before I tell you more about this topic, लेट मी टेल यू कि इसके जो आंसर्स लिखने होंगे आपको, बिकॉज आई गेस 2021 में भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वेन एवर यू आर राइटिंग सच अ क्वेश्चन का आंसर, you have to be very open minded, you have to consider like all the possibilities that you could present in your answer, and basically ये जो अभी हम पढ़ने वाले, it's not something a well written answer for you, this is just a fodder point for you to think on this line and maybe take the points from here also and then write, because आप predict तो नहीं कर सकते किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। so in such a case you should be better well prepared, और ये मोस्टली आपके पेपर 2 के बहुत सारे टॉपिक्स के लिए वैलिड होगा, बिकॉज लाइक पेपर 1 जहाँ पे बहुत सारे आप कंसेप्ट पढ़ते हो, डेफिनेशंस पढ़ते हो, एंड यू कैन जस्ट गो एंड लाइक राइट इट एज इट इज़ इन द एग्जामिनेशन, पेपर 2 के अंदर थोड़ा आपको एनालिटिकल स्किल्स, एबिलिटी, जनरल स्टडीज, पेपर 1 से कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स, सो like as a layman understanding, you must be in a very good position to understand कि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहीं ना कहीं आपको ये कास्ट और पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलता है। एंड वी हैव सीन लाइक वेरियस रिपोर्ट्स, चाहे वो आपकी सेकेंड ARC को लेके हो या लाइक इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को लेके हो, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन का फैक्टर निकल के आता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ व्हाट? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया में लोग to get elected to the democratic institution, they take the path of caste politics, और ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, चाहे वो आप साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, इवन दो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री दैट एग्जिस्ट टुडे, राइट। सो अब ये कास्ट पॉलिटिक्स, तो सबसे पहले यू कैन लाइक बेसिकली स्टार्ट विद द बैकग्राउंड ऑफ इट, कि इंडिया में कास्ट सिस्टम किस तरह से इनबिल्ट होता गया, हाउ इट काइंड ऑफ एन इनग्रेन्ड, लाइक व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजिशन, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ नॉट दी वेरी वेल रिटन थिंग आई वुड से, लेकिन आप और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एवोल्यूशन की कास्ट पॉलिटिक्स, और एवोल्यूशन हम कब से बात करें? सिंस इंडिपेंडेंस, बिकॉज हम इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कास्ट सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है उसकी बात करें, सो जनरली हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद से अगर आप देखिए कि कास्ट पॉलिटिक्स किस तरह से इवॉल्व हुई है, तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज जब पढ़ी होगी, आपने लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ा होगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है। तो उसमें जो कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट प्रोवाइडेड अ गुड ग्राउंड फॉर द lower caste people, so that they can come and join this political party and go for political co-optation. अब ये political co-optation क्या होता है? So basically this is doing well for their society and kind of trying to enhance the social position of their own particular community. आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ों को। तो कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने ये ग्राउंड ले किया सो दैट like everybody from any of the background can come and join the political party and can acquire the certain position। और जाहिर सी बात है, अगर आप political position आपकी अच्छी होगी तो आपके जो community है eventually उसको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके होने के बावजूद भी आपकी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, विच इज़ अगेन वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट। और वो कैसे हुआ? क्योंकि जब आप इलेक्शन का टाइम आता है उस टाइम पे आप देखेंगे कि जो रैलीज होती हैं, जो स्पीचेस होते हैं, दे आर समवॉट अलाइंड विद द आइडियोलॉजीज ऑफ
the kind of an like religion or caste or that particular political party is supporting. ठीक है, तो ये सारी आप चीज़ें उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन अबाउट रजनी कोठारी. तो इन्होंने इंडिया और कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी बात कही थी, दैट यू कैन मेंशन लाइक व्हाइल राइटिंग योर आंसर. तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपने आंसर को सब्सटेंटिएट करने में हेल्प करेंगी. ठीक है, वहीं एम.एन. श्रीनिवासन ने जो डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया था, तो डोमिनेंट कास्ट के कंसेप्ट में आपको लैंड का भी जिक्र मिलेगा, पॉलिटिकल पावर का भी जिक्र मिलेगा कि सपोज इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी देयर आर लाइक वेरियस कास्ट दैट को एग्जिस्ट, जिसमें से कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट भी है, कुछ लोअर कास्ट भी है. लेकिन ड्यू टू दी वेरियस यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चाहे वो आप रिजर्वेशन की बात करें SC ST की, या लाइक विद द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उससे जो चेंजेस आए लाइक लोकल लेवल पे, वहाँ के आप जो रिजर्वेशंस की बात करें, इससे अल्टीमेटली हुआ क्या, जो आपके लोअर स्ट्राटा के लोग थे उनको भी पॉलिटिकल स्फेयर में आने का मौका मिला. एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रीजन है, एक विलेज है, यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते हैं, कुछ अपर है कुछ लोअर है, तो रिजर्वेशन की वजह से दिस लोअर कास्ट पीपल एक्वायर्स द हायर पोजीशन इन द पॉलिटिकल सिनेरियो. अब ये लीडर बन चुके हैं इस विलेज के, तो जाहिर सी बात है इनका दबदबा ज़्यादा रहेगा. और इवेंचुअली अगर ये या इनके ही जो कम्युनिटी है उन्हीं के लोग साल दर साल चुन के आते रहे, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी विच वॉज लोअर कास्ट, वो उस सोसाइटी में अपना एक दर्जा, एक स्थान ज़रूर बना लेगी, एंड दैट इज़ हाउ दे कैन ऑल्सो बिकम डोमिनेंट. तो जब आप डोमिनेंट कास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर भी हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे. और मोस्टली जब आपका क्वेश्चन 2021 का पूछा गया था, वो आप अगर डोमिनेंट कास्ट को अच्छे से पढ़ रखें तो आप वो इजीली आंसर कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वहीं फ्रैक्शनलाइजेशन की भी बात कही गई थी, तो फ्रैक्शनलाइजेशन का भी क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में 2021 में. तो ये जो कास्ट है, ये भी कहीं ना कहीं आपकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें फ्रैक्शनलाइजेशन का भी काम करता है. आप देखेंगे कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में ही टू अट्रैक्ट सर्टेन कम्युनिटीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं कि उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ही उस पर्टिकुलर रीजन से टिकट्स देती हैं. तो why do you think like this is necessary? This is necessary because they wanted to fractionalize the political scenario over there. उनको पता है कि जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं, people will like more relatable to them than to the XYZ political party. because कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन स्फेयर में देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है और लोग उनको उसी आइडियोलॉजी से देखते हैं. तो अगर आपकी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो राइट विंग है, तो जाहिर सी बात है जो लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते दे विल नेवर वोट फॉर देम. लेकिन अगर आप ओवरऑल एक ब्रॉडर सिनेरियो की बात करें, सो इफ दे आर डूइंग गुड एंड दे आर इवन दो दैट लाइक द राइट विंग पार्टी, जो आप करंट सिनेरियो की बात कर दे, तो वो क्या करते हैं, वो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी लेयर करने की कोशिश करेंगे, लाइक आइदर बाय हुक और बाय क्रुक. एंड यू कैन कोट लाइक वेरियस एग्जाम्पल, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या और भी कुछ ऐसे लिबरलाइजेशन की चीज़ें हो. ये सारी चीज़ें की ही इसलिए जाती हैं कहीं ना कहीं कि ऑफकोर्स उसका एक पर्पस होता है, ब्रॉडर पर्पस होता है, सोशल पर्पस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें इम्पैक्ट भी करती हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी इन गेनिंग दी पॉलिटिकल माइलेज. एंड ऑल्सो यू कैन मेंशन अबाउट द मंडल कमीशन, लाइक हाउ इट बेसिकली कैटेगराइज द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट इवेंचुअली ये कास्ट बेस्ड डिविजन ही बन के रह गया. इसके बाद भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे, सो यू मस्ट हैव लाइक रेड अबाउट मंडल कमीशन, तो मुझे बहुत ज़्यादा बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको. ऑल्सो इंडिया में आप बहुत सारी कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी देखेंगे, चाहे वो जैसे मैंने आपको बताया हर एक रीजन में मिल जाएंगे. जैसे आप सदर्न रीजन की बात करें, DMK AIDMK जो तमिलनाडु के हैं, तो यहाँ पे भी अब DMK इज़ कंसिडर टू बी हैविंग दी एंटी ब्राह्मण स्टांसेस, जो कि आपको इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके स्पीचेस में अक्सर देखने को मिलेगा. वहीं जो आपकी AIDMK है, ऑफ कोर्स जयललिता बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर पार्टी, शी वाज अ ब्राह्मण हरसेल्फ, तो कहीं ना कहीं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस तरीके से लोगों के आगे प्रोजेक्ट करती है खुद को. उसी तरीके से आपके अकाली दल या इन जैसी जो रीजनल पार्टीज़ भी हैं, तो इनका भी अपना एक अलग स्टांस रहता है. तो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स यू कैन मेंशन. जो यूपी का इलेक्शन था भी, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ दी यादव वोट इज़ डाइवर्टेड टुवर्ड्स दी अखिलेश यादव की पार्टी. देन दूसरा आपका जो BSP है, और हाउ दी SC ST कार्ड इज़ प्लेड देयर,
तो ये इस सारी चीज़ें यू लाइक कैन डेफिनेटली राइट, ठीक है। ऑफकोर्स आपको जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका नाम मेंशन नहीं करना है, बट यू कैन डेफिनेटली कोट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक अ गुड आंसर, होलिस्टिक आंसर। और इसके बाद चूंकि ये हम एक बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन होगा तो कैसे कैसे आप लिखेंगे, तो आप तो प्रॉब्लम्स की आपने बात कर ली, वो प्रॉब्लम्स कैसे आई ये सारी चीज़ें आपने देख ली, तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, लाइक व्हाट इज़ द वे हेड, बिकॉज आपको यूपीएससी के आंसर में ये सारी चीज़ें तो लिखनी होती है, तो आप वे हेड एंड कंक्लूजन कैसे करोगे, तो इसको नोट्स में मैंने रहने दिया है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से देख लेना, इसमें कुछ समझाने लायक वैसा है नहीं। तो दिस इज लाइक हाउ यू कैन कंप्लीट द आंसर इन अ बेटर स्ट्रक्चर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ों को जो अभी हमने बात करी है, एंड देन यू कैन रीड ऑन योर ओन एज वेल इस तरीके की टॉपिक के लिए, बिकॉज अभी मैं आपको कितना भी बता दूँ, यू मे नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस ऑल दोज थिंग्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको थोड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ को लेके, दैट इज़ हाउ यू कैन नॉट बी स्पून फेड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और ये मैं बार बार बता रही हूँ, पेपर 2 के लिए बहुत ज़रूरी है। So that is how, like, go and just read something about it, some more articles on this, then you will be well equipped with answering all those questions, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू सो मच।